हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के साहित्य टॉपिक्स को लिया है और दिल्ली सल्तनत में जितने भी कवि हुआ करते थे उनकी साहित्य कृति क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से आपको ग्रंथ लिखे हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग टोटल डिटेल्स सर पढ़ेंगे। और जितने भी साहित्य के क्षेत्र में जितने भी किताब उन कवियों द्वारा लिखा हुआ है जो दिल्ली सल्तनत के समय के थे, तो उन सभी टॉपिक्स को सर हम लोग कवरेज करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद कुछ नोट्स पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस पीसीएस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी पीसीएस यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस को सर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए इसके नोट्स के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। टॉपिक्स हमारा रहेगा दिल्ली सल्तनत में साहित्य का विकास और साहित्य इनके द्वारा कृति हुई है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद कहा है। तूती ए हिंद। वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। ऐतिहासिक विषयों को लेकर उसकी पहली मनसबी किरान उस सादेन है। किरान उस सादेन है। उसकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, तारिक ए दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, तारिक ए अलाई, आशिका, नूह सिपिहर तथा तुगलकनामा प्रमुख हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मनसबी है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंद बोलता हूँ। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो ही थे। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी हिंदुस्तान शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्ते अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था। तबला और सितार का। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ था। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। तबकात ए नासरी, मिनहाज उस मिराज उस सिराज का ग्रंथ है जो मुसलमान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख़ मुबारक शाही लिखी। तारीख़ मुहम्मद शाही किसने लिखी थी? सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में याहिया बिन अहमद ने लिखी थी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। शम्स ए सिराज अफीक ने तारीख़ फिरोज शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक
इस्सामी ने फुतूह उस सलातिन की रचना की थी। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतूहात-ए-फिरोजशाही के नाम से लिखा। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रश्न कोश की तरफ। जितने भी क्वेश्चंस पीसीएस लेवल एग्ज़ाम में आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो उसको हम लोग कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो अल-बरूनी नाम था। किताबुल हिंद के लेखक कौन हैं? अल-बरूनी। किताबुल उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद अथवा किताबुल उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253-651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज काशीराम नगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूती-ए-हिंद कहा है। अब क्वेश्चन नोट के रूप में देखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म 1252 में एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत अथवा 1253 हरिश्चंद्र वर्मा भागवन के अनुसार है। तो 1252 और 1252 जो एनसीईआरटी की बुक से मान्यता प्राप्त है। तो इस पर देखिएगा, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तूती-ए-हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में या पाटली में या पटियाला में? तो पटियाली में हुआ था। पटियाली जो जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था ना, इसलिए इसमें पटियाली ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित चौथे नंबर क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा। पांचवें नंबर क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी? तो आपको खड़ी बोली होगा। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उससे खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। छठा नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो 7 सुल्तानों का शासनकाल अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो इसमें अमीर खुसरो भी हो जाएगा और निजामुद्दीन औलिया भी। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7वें नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो देखिए, अमीर खुसरो किस बादशाह के? तो गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा। बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो बलबन
कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ये भी क्वेश्चन रहता है कि अमीर खुसरो किसकी शिष्य थे, तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का। उसकी मृत्यु कब हुई थी अमीर खुसरो की, तो 1325 में। जिस समय आपको अमीर खुसरो की मृत्यु हुई थी उस समय आपको बलबन किसका शासक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के। देखिए अलाउद्दीन खिलजी अभी इसके शासनकाल में आए थे ना, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर एप्पल होगा। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ, इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में एक अमीर खुसरो, एक कवि, इतिहासकार, एक संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूती-ए-हिंद के नाम से उपनाम दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे, अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी और हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका कहना है कि न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी की बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था, तो हिंदी और फारसी दोनों विषयों का विद्वान, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए डिस्क्रिप्शंस को समझ लेते हैं। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा और साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो जाए, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है, मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है, तो अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा था। नई फारसी काव्य शैली सबक-ए-हिंदी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती-ए-हिंद और हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत की कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। बिल्कुल सर, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। उसने नौरसपुर नगर की स्थापना भी की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज थे। मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रावटी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। 18 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो आपको फारसी होगा। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ था। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा के स्थान प्रदान किया गया। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृति ग्रंथों में होता था। 19 नंबर क्वेश्चन हैं। अब आपको क्वेश्चंस ऑप्शन देखिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए ऑप्शन नंबर जो सी है यह आपकी आंसर होगी। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों में पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारत भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत के विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौरसानी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, इसको मैचिंग करना है। जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, याहिया बिन अहमद, और आपको बगल में बुक लिखा हुआ है। तो इसकी मैचिंग को देखते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए इसके व्याख्यान को समझ लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने, जिस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डाउनसन ने अपने अंग्रेजी अनुवाद किया। तुजुल मासिर को समरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। ताजुल मासिर को समरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। यह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारीख ए मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास में जानने वाला एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते ए नासरी की रचना की थी। चलिए आते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चंस में। निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही की रचनाकार कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज आफिफ।
तारीख़ फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीक और ज़ियाउद्दीन बर्नी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम है। मध्य प्रदेश सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर अपने सर्वाधिक उत्तर कुंजी में बी माना है, ज़ियाउद्दीन बर्नी माना है, लेकिन इसके दो आंसर होंगे, शम्स ए सिराज अफीफ। अब आते हैं दोस्त हम लोग इस कूट की तरफ। तारीख़ हिंद, तारीख़ हिंद आपको अलबरूनी को कहा जाता है, अलबरूनी। तारीख़ दिल्ली, तारीख़ दिल्ली किसने किसने लिखी थी? तारीख़ दिल्ली खुसरो ने। रिहला, रिहला आपको इब्न बतूता ने। और तबकात नासरीनी, ताबकीते नासरी मिनहाज ने। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं बाबू इसके थोड़ा सा सही सुमेलन इस प्रकार है। तारीख़ हिंदी अलबरूनी, तारीख़ दिल्ली खुसरो, रेहला इब्न बतूता और तबकाते नासरी मिनहाज। निम्नलिखित कृतियों में के लेखक और उसके सुमेलित लेखक को देखना है। तो चलिए इस सुमेलित कूट को देखते हैं। हकाइक ए हिंदी, हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने। तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया ने। कुंजुल तिजार बैलक अल काबयाकी ने। ज़ियाउमिल हिकायत आपको सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने लिखी थी। चलिए इसकी कृति को समझ लेते हैं एक बार और। हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया, कुंजुल तिजार बैकल अल काबयाकी और ज़ियाउमिल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने। निम्नलिखित में से संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। वो आपको है सितार को। सितार संगीतवाद के हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। भारतीय संगीत में मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए अभिप्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो ने जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे तथा भारतीय बीड़ा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया। उसने कुछ भारतीय और पार्सियन ईरानी रंगों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग जैसे शैलियों जैसे ईमान, जिल्फ और साजगरी आदि को जन्म दिया। 25 नंबर क्वेश्चन से संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही किया था, तबला और सितार का। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चंस में। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? वह है आपको राणा कुंभा। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ 1440 से 48 का निर्माण कराया। विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ है? चित्तौड़ में है। किसने करवाया था? आपको महमूद खिलजी के विजय पर राणा कुंभा ने करवाया था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का
प्रणयन किया। निम्नलिखित सुमेलित करना है। पंडित भावभट्ट निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित है। कह रहे कौन सा सुमेलित है? तो पुंडरीक विट्ठल रागमाला से संबंधित है। पुंडरीक विट्ठल की संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने किया था। संगीत राज की किसने रचना की थी? राणा कुंभा ने। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने किया था। राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंदन व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात-ए-फिरोजशाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था, वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। इस प्रकार आपको यह टॉपिक्स आज क्लियर हुई। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के विविध प्रश्नों पर।